दो भागों में बांटा है। पहला उसका सैद्धांतिक पक्ष है, दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। इससे सही आया, ये सब बातें हो रही है, पर जो वेस्ट की फिलॉसफी है, वेस्ट की किताबें हैं, वेस्ट के सिद्धांत है, वही तो रूल कर रहे हैं। क्या उसको सब्स्टिट्यूट करना आसान काम है? ये बिल्कुल सही कि आसान काम नहीं है। कैसे कर सकते हैं? ये सभी विद्वानों के लिए, अध्यापकों के लिए ये चैलेंज का विषय है। लेकिन पहले तो हम ये जान लें कि क्या जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत हमारे प्राचीन ग्रंथों में थे कि नहीं थे, और बहुत बड़ी संख्या है जो मानती है कि है। थोड़ा विद्यार्थियों को दृष्टांत देना चाहता हूं। उसका कारण यह है, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, तो हम शुरू करते हैं और कहते हैं कि कोक महोदय ने, थोड़ा एलएलएम में जाएंगे तो आप कहेंगे कोक महोदय ने इसकी बात कही। उसके बाद डाइसी महोदय पे आ जाएंगे। उसके बाद इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ की क्या स्थिति थी, फिर थोड़ा आर्टिकल 14 बताएंगे, फिर नए जजमेंट बताएंगे जो विश्व के कई देशों से निकल कर आते हैं। विधि का शासन क्या है हम तो जानते हैं। विधि के शासन को लेकर संस्कृत के श्लोक है। यह बड़ा चैलेंज है कि हमको संस्कृत पढ़े नहीं, ना पढ़ने का कोई माहौल रहा, ना कोई इंकरेजमेंट रहा, बल्कि डिस्करेजमेंट रहा, तो हमें आता नहीं। लेकिन उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। धर्म विधि कानून राजाओं का भी राजा है, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और कठोर। उपनिषद में यह बात बहुत पहले कही गई है। कानून से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, जिसकी सहायता से सर्वोच्च सम्राट और बलवान पर निर्बल भी प्रबल हो सकता है। ये कानून के शासन की युक्ति जो बहुत पहले कही गई है। आज के बाद से जब भी हम कानून के शासन की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, डाइसी की बात करेंगे, पर अपनी शुरुआत इससे कर सकते हैं। जस्टिस काचू महोदय ने एक और उदाहरण दिया है, एप्लीकेशन इसका बताया है। वो एप्लीकेशन बताया है कि एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस मंदिर के निर्माण के लिए एक स्थान ढूंढा गया। विद्वानों ने बताया कि यह स्थान मंदिर के लिए सबसे उपयुक्त है, पर उस स्थान पर एक जो जूता बनाने वाला था उसकी झोपड़ी थी। तो राजा के जो सिपाही थे वहां पहुंचे और उसने कहा, भाई राजा महाराज ये चाहते हैं कि ये मंदिर बने, उनका आदेश आ गया है, तो आपको तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पॉपुलर या जो जूते बनाने वाले हैं उन्होंने कहा ये संपत्ति मेरी है, आपको तो मुझसे अनुमति लेनी होगी, आदेश से क्या होता है। सिपाहियों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत इंक्रोच कर रहा है, ये राजा को चुनौती दे रहा है, और उसे बुरा भला कहा और कंस्ट्रक्शन का आरंभ कर दिया सिपाहियों ने। राजतरंगिणी के अध्याय 4 में पृष्ठ 59-60 में क्या कहा गया, जिसे जस्टिस काचू कोट करते हैं, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन। राजा ये कह रहा है अपने सिपाहियों को, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन और बिल्ड द टेंपल एल्सवेयर। इस निर्माण को अभी रोक दो या इस मंदिर का निर्माण कहीं और करो। Who would tarnish such a pious act by illegally depriving a man of his land? राजा किसकी चिंता कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति की जो जूते बनाने वाला व्यक्ति है। ऐसे राजा की कल्पना हमारे ग्रंथों में बहुत पहले की गई है। तो ये भी रूल ऑफ लॉ का एक उदाहरण है। बाद में क्या होता है इस घटना में देखिए, जस्टिस काचू लिखते हैं, जस्ट एज द पैलेस इज टू योर मैजेस्टी सो इज द हट टू मी। जूते बनाने वाले कह रहे हैं कि जैसे आपके लिए महल है महाराज, वैसे ये जो हट है, ये झोपड़ी है, मेरी है। आई वुड नॉट फियर इट्स डिमोलिशन। इसे अगर तोड़ देंगे तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता।
मैजेस्टी आस्क्स फॉर इट, अगर मैजेस्टी मेरे से मांग करती है, मेरे से अनुमति लेती है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। आप राजा हैं तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी का हक मेरा है, आपका हक नहीं है। आस्क फॉर इट, आई शैल गिव इट, मैं इसे दे दूंगा। सीइंग योर जस्ट बिहेवियर, यह देखकर कि आपका बिहेवियर बहुत ही उचित है, तो किंग ने फिर उसका सेटिस्फैक्टरी प्राइस पे करके उसको परचेज कर दिया। जो बात बाद में कही कि यह यील्डिंग टू अनदर, however low, adhering to the principles of Rajadharma is the appropriate course for a king. इस बात का क्यों महत्व है? क्योंकि ब्रिटिश परंपरा में हमने क्या जाना है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि किंग तो सबसे ऊपर होता है, वो तो जज का प्रतिनिधि है, वो तो भगवान का प्रतिनिधि, उसकी गलती नहीं हो सकती। हमारे यहां कहा जा रहा है कि राजा भी धर्म के अधीन है, और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की एम्बलम में क्या लिखा है, कोई बताएंगे विद्यार्थियों में से क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वही जय है। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब उस उदात्त सिद्धांत से है जिसे हम अपनी वर्तमान समय में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक दो जजमेंट में कोट कर रहा हूं। अरुणा राय के केस में जस्टिस हंसारिया ने क्या कहा, देख सकते हैं, ठीक है। आवर धर्म इज सेड टू बी सनातन, वन व्हिच हैज इटर्नल वैल्यूज। धर्म का रिलीजन नहीं है, इटर्नल वैल्यूज, वन व्हिच इज नीदर टाइम बाउंड नॉर स्पेस बाउंड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस that Rigveda has referred to the existence of Sanatan Dharma. Sanatan Dharmini. The concept of Dharma therefore has been with us for time immemorial. धर्म का जो concept है वो अनंत काल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारत के साथ जुड़ा हुआ है। The word is derived from the root of Greek, which denotes upholding. Word is derived, not derived. Derived, upholding, supporting, nourishing, sustaining. Dharma is for the ध्यान होगा कि जब सेकुलरिज्म की हिंदी की गई तो भारत के संविधान में उसकी हिंदी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्या हिंदी है उसकी? धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि धर्म एक अलग शब्द है। कई और निर्णय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एस.एस. धवन साहब अपने हिस्टोरिकल सर्वे में लिखते हैं बृहस्पति स्मृति की मसब को लेकर कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वेयर देयर इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कोर्ट्स की हायरार्की हुआ करती थी, जैसे अभी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लॉ कमीशन ने अपनी 14वीं रिपोर्ट 1958 में भी इसकी चर्चा की है। एक क्वांटिटी ऑफ जजेस, जजेस के क्या गुण होने चाहिए, वो किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, इस बारे में भी हमारे पुरानी ग्रंथों में चर्चा की गई है। मैं इस पे भी नहीं जा रहा हूं, समय का अभाव है। इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के जो सिद्धांत है, विमासा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही फेमस है। तमाम तरह के इंटरप्रिटेशन इसके माध्यम से हो सकते हैं, जिसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार किया है। मैं इनको भी छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए इस स्लाइड को, राजा के बारे में क्या कहा गया है, कैसे वो सच्चाई का पता लगाएगा। यह बात उतनी लागू होती है उस व्यक्ति पर क्योंकि राजा उस समय में न्याय दिया करते थे। जस्ट एज द हंटर डिस्कवर्स द फुटप्रिंट ऑफ अ डियर बाय द ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, so should the king discover the right by means of inference. Inferential evidences, circumstantial बातें हैं हमारे पास, जिनका उपयोग मीरा यादव वर्सेस सीबीआई के मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोट किया है भ्रष्टाचार को लेकर कि just as it is impossible not to taste the honey or poison that finds itself at the tip of the tongue, हमारी जीभ में अगर हनी है तो यह संभव नहीं है कि हम उसका टेस्ट ना करें। उसी प्रकार जो उच्च अधिकारी है उनके पास पैसे होते हैं, इस बात की संभावना होती है, आशंका होती है कि उनसे भ्रष्टाचार हो, इसलिए उन्हें इसके हम सबको सतर्क रहना चाहिए। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर हम जल्दी चर्चा करते हैं। क्या मैग्ना कार्टा बताते हैं 1215
उसके पहले कभी कुछ हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रख रहा हूं। बीसी खेर की रिपोर्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की 1956 की, उन्होंने चाणक्य उपनिषद को कोट किया है और क्या कहा है देखिए कि देयर हैड बीन नो स्पीच neither virtue nor vice could be known, neither the true nor the false, neither the good nor the bad, neither the pleasant nor the unpleasant. Speech alone makes known all of this. This is the value of freedom of speech and expression. Mediate upon speech. चिंतन करिए, और शायद ये बहुत बड़ा कारण है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रेम्बल में भी जगह दी गई है, फंडामेंटल राइट में भी जगह दी गई है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में आ जाएंगे 145 में डिसेंट की बात की गई है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रिविलेज एमपी और एमएलए को प्रिविलेज दिया गया है, उस पर बात की गई है। 361 के पास चले जाएंगे, वहां कहा गया है संसद की प्रोसीडिंग को अगर कोई छापता है सही प्रोसीडिंग तो कोई मामला नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। स्टेट ऑफ बिहार और मोहम्मद मेजर के मामले में 1922 में ऐसे मामलों में जिस पर शेयर रेफरेंस के केस में एक दिन तक ट्रायल किया गया था, वहां भी कॉर्टिले के अर्थशास्त्र का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इतना ये सब कहने का केवल इतना ही मतलब है कि हमारी जो विरासत है, जिसके बारे में संतोष कुमार बनाम एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 1994 में ही कहा गया कि संस्कृत कोई हिंदुओं की भाषा नहीं है, संस्कृत इस देश की धरोहर है, यह इस देश की अपनी भाषा है, यह इस देश की परंपरा का भाग है, और इसलिए संस्कृत का आदर अध्ययन होता है कि किसी तरह से का उल्लंघन नहीं करता। तो ये कहने का आशय है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी स्रोत हमारे पास है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, हमें उसे पढ़ने की जरूरत है, हमें उसे शुरुआत करने की जरूरत है, हमें उसे जानने की जरूरत है। इसका प्रथम पक्ष है, कैसे करेंगे 5 मिनट में इस बात को रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी चर्चा शुरू हुई है, इसका श्रेय निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को जाता है, पहले भी लोगों ने काम किया, लेकिन 2014 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उन्होंने इसकी चिंता की है, और इसलिए इसका श्रेय बहुत हद तक उन लोगों को जाता है जिन्होंने नई जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसको कैसे हम विश्व देश के सभी विषयों में पहुंचा सके, इसका श्रेय जो है नई सत्ता को जाता है, इसलिए उनको बधाई देना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि पहले से था ये सब, लेकिन हमसे भी गलतियां हुई है, हमसे भी चूक हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे बेटे का जब एडमिशन हो रहा था डीपीएस में, तो उसे एक विषय पढ़ना था। हमने कहा बेटे तुम एक और एक्स्ट्रा विषय पढ़ना चाहते हो, संस्कृत ले लो। तो वहां जो कई लोग बहुत आश्चर्य से सुने, बोले अरे इसे फ्रेंच दिलाइए, इसे स्पेनिश दिलाइए, ये 60 किलो बोल रहा है, ये जवाब कौन डाल रहा है? हम डाल रहे जवाब। 3 पढ़ने का काम हमें करना होगा। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, किसी की आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, जगह बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मिला है और साथियों अध्यापकों सबको चाहिए कि इस दिशा में जोर शोर से अपना काम आरंभ करें। इसके दूसरे पक्ष में मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या ये करना संभव है, क्योंकि कुछ सीमा तक हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया है और हर विश्वविद्यालय में ऐसा हो सकता है, और मेरा विश्वास है कई जगहों पर लोग कर भी रहे हैं। ये ग्रंथालय है, उसकी तस्वीर है आईएलआई का ग्रंथालय की। वहां जब हमने ढूंढना शुरू किए कि भाई जो एंशिएंट जो विजडम है वो कहां मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले में 2 किताबें मिल रही हैं, क्रिमिनल लॉ की किताब मिल रही है, टॉर्च वाले में पहली कैटेगरी थी। तो हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट निकालवाई, जो सर्च वर्ड होता है लाइब्रेरी में, जो आप जाते हैं तो सर्च करते हैं आप एशियन इंडिया, एशियन इंडियन नॉलेज सिस्टम, और उस प्रकार मुझे देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि बहुत सारी किताबें उसमें, बहुत सारी। उनमें से कुछ किताबों को चुन करके लाइब्रेरी के ऊपर का एक स्थान बनाया है, और वहां मैंने कहा लाइब्रेरी के कि आप इन किताबों में से कई किताबें विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए हैं, इन किताबों के लिए अलग स्थान बना दें। तो उन्होंने उसके लिए लाइब्रेरी के लिए स्थान बना दिया, और वहां अपने पेन से लिख दिया, चूंकि वो अभी नया है, बना भी है, उन्होंने पेन से लिख दिया है एंशिएंट इंडियन विजडम। हर लाइब्रेरी में किया जा सकता है, यहाँ की लाइब्रेरी में किया जा सकता है, हर लाइब्रेरी में ये बात हो सकती है। ये चूंकि एलएलएम का हमारे यहाँ एलएलबी है नहीं, एलएलएम है। एलएलएम के 1 ईयर का जो कोर्स है
उसका उसमें जो पहला आप देख रहे हैं बोर्ड से, ये वास्तव में नहीं था। जुडिशियल प्रोसेस का मुझे ही मिलता है, इतना ही गया है, कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया है। सिलेबस था नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डॉक्ट्रिन, ये सब था 3-4 पॉइंट जो जुडिशियल प्रोसेस के सिलेबस में शायद हर जगह पढ़ा जाता है। केवल इतना ही किया है, ऊपर एक लाइन जोड़ दिया है, जुडिशियल प्रोसेस इंटेंशन। हमारे अपने सिलेबस में इतना ही करना है शुरुआत के दौरान, क्योंकि हमारे पास अभी मटेरियल नहीं है, अभी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, अपने अध्यापक, अपने टीचर्स, अपने विद्यार्थियों को नहीं दे सकते, पर अपने सिलेबस में इसकी छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कई जगह ये हुआ। तो सिलेबस का फिर हमने उसका टीचिंग प्लान बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हम गोल्डन रूल पढ़ते हैं, हम हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, हम रिजल्ट ऑफ कस्टोडियन पढ़ते हैं, कैनॉन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इतना ही क्या है मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, काजू साहब की पूरी किताब उस पे अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, इसे केवल पढ़ने की जरूरत है। हमने क्लास में इसको सिलेबस में डाल दिया, कई जगह सिलेबस में डाल रहे हैं, पर विद्यार्थी और अध्यापकों से पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? तो आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता ये प्रश्न आपको दिख रहा है कि नहीं। ये प्रश्न 2023 के सिलेबस में आया है नेशनल सिक्योरिटी में, और पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनल सिक्योरिटी? इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम इनग्रेन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट रिलेवेंट टू करंट लॉज एंड पॉलिसी? गिव रीजन। ये पहला प्रश्न है। जब आप चीजों को प्रश्न पत्र के फॉर्म में डालते हैं तो विद्यार्थी को लगता है कि हाँ ऐसे प्रश्न आने वाले हैं और मुझे इसको पढ़ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम विद्यार्थी को बताएं कि भाई इस तरह के प्रश्न आएंगे, और पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका इन विषयों पे होगा। आप लॉ का करते हैं, आप क्रिमिनल लॉ में करते हैं, आप आईपीआर में करते हैं, आप जिस ह्यूमैनिटेरियन लॉ में करते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ में करते हैं, एक प्रश्न हम इस तरह इंकार्पोरेट करके वहां डाल सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के एक और प्रश्न है, उसको छोड़ दे रहा हूं मैं। एक शॉर्ट नोट है, एंशिएंट इंडियन विजडम एंड थ्रेट ऑफ टेररिज्म। आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विद्यार्थियों ने करेक्ट किया है। 40 विद्यार्थी, जब लिखता है कि रामायण में ये बात कही गई, तो विद्यार्थी लिखता है महाभारत में ये बात कही गई, आप स्वयं चकित हो जाते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस का क्वेश्चन है। द टर्म जुडिशियल प्रोसेस हैज नैरो एज वेल एज ब्रॉड मीनिंग। डिस्कस हाउ हैज द एंशिएंट इंडियन विजडम रिस्पोंडेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, आर दे स्टिल रिलेवेंट? तो ये जो है प्रश्न इस प्रकार से, मैं बहुत ज्यादा प्रश्न बताना नहीं चाहता। आप प्रश्न, एक प्रश्न ये देख सकते हैं, द एम्बलम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजेस द फ्रेज यतो धर्म ततो जया, वेयर देयर इज धर्म देयर इज जया। डिड द एंशिएंट इंडियन सिस्टम रिकॉग्नाइज सम टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशियल प्रोसेस? इफ सो, व्हाट वेयर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय देम? अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो जब क्वेश्चन लेती है, हम सब जानते हैं कि परीक्षा की जो तैयारी होती है, पुराने प्रश्न हम देखते हैं, तो हमेशा ही पुराने प्रश्न देखते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस तरह लाइब्रेरी में जाना, वहां पर मुझसे पूछते हैं, तो ये चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। क्या प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के निर्णयों में कई बार इस तरह कोटेशन होते हैं। आप देखिए, इन केस ऑफ माध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, मीडिया वन हेडक्वार्टर्स versus Union of India, the High Court of Kerala observed this: to punish the criminals, to protect the good, to protect the nation, these are fundamental duties to be performed by state. How does the Indian knowledge system address the issue of principles, policies on national security? Are they still relevant? इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहला तो हमारे पास अनुरोध आती है, और शायद ही कोई ऐसा एरिया है जिस पर कि हमारे पास कोई मटेरियल नहीं हो। पहली बात तो ये है। दूसरा है, उस मटेरियल को हमें सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लाना होगा। देश के कई जगहों पर यह काम आरंभ हो गया है। ये जो आज की श्रृंखला है, आज की लेक्चर सीरीज है, ये उसी का एक बड़ा पड़ाव है। पर इससे सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम इसे बोले, बताएं। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इसको हम पढ़ना भी शुरू करें। शुरुआत में तो तकलीफ होगी, कष्ट तो होगा, पर आप लॉ के विद्यार्थी हैं। आपको याद है ना, पहली बात जो आपने याद किया था, एक्टर्स नॉट किया। जब पहली बार याद किया तो मुद्दे कुछ हुई। हम एक विदेशी भाषा, लैटिन भाषा की वैक्सीन याद कर सकते हैं, क्या हम अपनी भाषा संस्कृत की वैक्सीन याद नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही वो रास्ता है। आपने सुना है ना कि यहीं पे खुला है कोई रास्ता और यहीं पे गिरी है दीवार, हमें अपने गाने में बोलते हैं। तो यही रास्ता खुला है। आप जो है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, यही जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।